मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की इस वीकली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स जो पूरे हफ्ते की जो घटनाएं होती हैं उनका निचोड़ हम इसमें दे रहे हैं। इसमें आज बेसिकली कुछ डाटा को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और मैगजीन्स में या अन्य क्लासेज में छूट जाते हैं। जैसे रिसेंट जो रिसेंट डाटा हमारे ऊर्जा का पूछ लिया जाता है, हर बार पूछा जाता है नवीकरणीय का क्या परसेंटेज है और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का क्या परसेंटेज है। इसी तरह से पर्यटन, कहाँ के पर्यटक ज़्यादा है या भारतीय पर्यटन उद्योग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन दोनों को ही इन दोनों का समस्त डाटा हमने लिया है इस क्लास में। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट क्लासेज हैं करंट अफेयर्स की या मेंस के रिगार्डिंग जो क्लासेज होती हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं, वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले ऊर्जा उत्पादन एवं खपत भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन एवं खपत की क्या स्थिति है भारत में। ये हम जानते हैं कि 2014 में एक योजना वर्तमान सरकार ने चलाई थी अपने पहले कार्यकाल में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल DDUGJY, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 में इन्होंने चलाई थी। पूछा जा सकता है एग्जाम में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब चलाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि 100% गाँव का विद्युतीकरण। अब वर्तमान में जो टारगेट था वो लगभग पूरा हो चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 में चलाई गई थी। इसका पर्पज़ था 100% गाँव का विद्युतीकरण। ये पूरा लगभग हो चुका है और वर्तमान में 2.86 करोड़ घर बिजली से जुड़ चुके हैं इनके, यानी इनके यहाँ कनेक्शन दिया जा चुका है। और बीते 9 वर्ष में जो हमारी ऊर्जा उत्पादन की स्थिति है लगातार सुधर रही है। पहले ऐसे ही हम देखते हैं कि पहले क्या होता था, गांव में या शहरों में ही बिजली अक्सर गायब रहती थी, 8-8 घंटे बिजली मिलती ही नहीं थी। शहर की हाल था। गांव में तो पता चला 24-24 घंटे बिजली आई नहीं है, बहुत बुरा हाल था बिजली का। लेकिन अब वो सिचुएशन ना गाँव में है ना शहर में। शहर में बिजली जाती ही नहीं है, बहुत रेयर जाती है। और गाँव में भी ये स्थिति है कि बिजली की कटौती बहुत ही कम होती है, बहुत 1-2 घंटे चाहे हो जाए, वैसे भी वहाँ भी कटौती पर्याप्त बिजली रहती है। तो इसका कारण है कि बीते 9 वर्ष में ऊर्जा उत्पादन में 24.4 गुना की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 24.4 गुना की वृद्धि हुई है बीते 9 वर्षों में। अब हम देख लेते हैं कि ऊर्जा के विविध स्रोतों की क्षमता क्या है, यानी कहाँ से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, जो ये बिजली मिलती है वो कहाँ से कितनी मिलती है। ये गीगावाट में 2022 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार थर्मल जो है, ये जितनी हमारी उत्पादन क्षमता है उसका थर्मल या उष्मीय ऊर्जा का जो है 235.9% है। 235.9% गीगावाट है। जितनी भी गीगावाट हम उत्पादन करते हैं उसका 235.9% थर्मल से है। सौर ऊर्जा दूसरे नंबर पर है, कितना है? 121.5% है। हम जानते हैं कि सौर गठबंधन भारत ने बनाया है। भारत और फ्रांस इसके जो है संस्थापक हैं और बहुत सारे देश इसके मेंबर बन चुके हैं। तो ये निरंतर काम कर रहा है, क्योंकि भविष्य में जब पेट्रोल या डीजल इस तरह के जो ऊर्जा संसाधन है समाप्त हो जाएंगे, तो भारत जैसे जहाँ पर बरहों मास सोलर एनर्जी मिलती रहती है, अफ्रीका जैसे देश जहाँ पर लगातार सोलर एनर्जी मिलती रहती है, जो इस समय पृष्ठभूमि में है, वो आगे उनका ही वर्चस्व होगा। ठंडे देशों का वर्चस्व खत्म होगा। जो वर्तमान में ठंडे देशों का पूरे विश्व में वर्चस्व है वो धीरे धीरे खत्म होगा, समाप्त होगा। क्योंकि सेटेलाइट भेजने के लिए या हवाई जहाज़ चलाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मोटर बाइक चलाने के लिए, मतलब सबके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होगी। कहाँ से पूरी होगी? सूर्य से। और सूर्य की रोशनी कहाँ होगी? भारत जैसे देश है गर्म देशों में होगी, अफ्रीका जैसे देशों में होगी। तो फिर क्या होगा कि आगामी 50 वर्षों में, 60 वर्षों में, 100 वर्षों में ये स्थितियाँ जो वर्तमान में हैं वो पलटनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद सौर ऊर्जा 121.5% है। जलीय ऊर्जा की बात करें तो 46.9% इसका शेयर है और आणविक ऊर्जा 6.8% टोटल ऊर्जा का। मांग आपूर्ति में भी बहुत ही व्यापक कमी आई हुई है। पहले बहुत ज़्यादा अंतर था, अब जो है ये नॉमिनल हो गया है। मांग 2022 में जो थी 13,79,812 मिलियन यूनिट की थी, जो पूर्ति जो हुई 13,74,024 यूनिट हुई है। यानी मतलब 4,000, लगभग 4,000 यूनिट, 4,000 से कम ही यूनिट जो है हम कम सप्लाई दे पाए, बाकी लगभग सप्लाई हम पूरी कर पाए हैं। इसके बाद आते हैं, इसकी बात आती है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। हमारे पास
वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी 2022 की डाटा के अनुसार जो गीगावाट में है ये है। पवन ऊर्जा कितनी है 42.8% है और सौर ऊर्जा 67.07% है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास नवीकरणीय का सौर ऊर्जा 67.7% है और जल विद्युत की बात की है, उसके बाद बायोमास 10.2% है, लघु जल विद्युत ऊर्जा 4.94% है, ये गीगावाट में है। यानी पवन ऊर्जा 42.8 गीगावाट है, सौर ऊर्जा 67.07 गीगावाट है, बायोमास 10.2 गीगावाट है, लघु जल ऊर्जा यानी जो हमारे छोटे छोटे जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 4.94 गीगावाट है और अपशिष्ट से ऊर्जा जो बनती है वो 0.55 गीगावाट है। विशाल जल ऊर्जा या बड़े बड़े बांध बनाकर डैम बना करके जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं जल विद्युत पर वो 46.85 गीगावाट है। यानी अगर देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे पहला स्थान किसका है, सौर ऊर्जा का है, और दूसरे में अगर इन दोनों को लघु और विशाल को मिला दिया जाए तो ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे पवन ऊर्जा है, बाकी चौथे पर बायोमास है। इस तरह से है। नवीकरणीय स्थापित क्षमता में भारत का स्थान जो पूरे विश्व में है वो कौन सा है, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान पे भारत है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में, और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। सौर ऊर्जा में लगातार वृद्धि हो रही है, हर जगह सौर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो इसकी तरफ सरकार का भी बहुत ही ध्यान है और वर्तमान सरकार ने इस पर बहुत ही फोकस किया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के बाद भी जो भारतीय ये आक्षेप लगता था कि यहाँ पर बायोमास को जलाने के बाद जो मीथेन उत्पन्न उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इस चीज़ से निपटारा पाने के लिए लगातार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बांटे गए हैं और सौर ऊर्जा लगातार प्रयास किया जा रहा है सौर ऊर्जा में वृद्धि हो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगातार वृद्धि हो। इसके बाद एक न्यूज़ है ये कि रूस ने शुक्रवार को यानी 11 अगस्त को एक उपग्रह लॉन्च किया है, लूना 25। लूना जैसे नाम ही है, ल्यूनर मतलब चांद पर इसने भेजा है। जिस तरह से चंद्रयान 3 है भारत का, सेम वैसे ही है। ये उतरेगा भी वहीं पर दक्षिणी ध्रुव के आसपास। इसका भी काम है ऑक्सीजन का पता लगाना। ये रूस का, हम जानते हैं रूस का है, ये मात्र 13 दिन में पहुंचेगा, 13 दिन में चांद पर पहुंच जाएगा। जबकि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो कितने दिन में पहुंचेगा, 40 दिन में। चंद्रयान 3 कब पहुंचेगा, 40 दिन में पहुंचेगा। 31 दिन बाद लॉन्च हुआ है। दोनों जो है वहाँ पर उतरेंगे दक्षिणी ध्रुव पर। दोनों दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले होंगे एक तरह से, और दोनों का काम लगभग ऑक्सीजन, ये इसकी कार्यविधि, इसका लगभग कार्यकाल 1 साल का है और भारतीय जो है उसका थोड़ा कम है। अब आते हैं, बात करते हैं भारतीय पर्यटन उद्योग की। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, उसको हम देख लेते हैं। भारत में घरेलू पर्यटक कई बार पूछा गया है। घरेलू पर्यटक किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटकों का आगमन होता है, तो इसको देख लें। 2022 का जो आंकड़ा है मिलियन में है, यानी उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटक जो आए 317.91 मिलियन आए 2022 में। उसके बाद दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, कितने आए यहाँ पर, 218.58 मिलियन आए। आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान है, 192.12%, 192.12 मिलियन पर्यटक यहाँ पर आए। कर्नाटक की स्थिति चौथे स्थान पे, 182.41 मिलियन पर्यटक यहाँ आए, और गुजरात 5वें स्थान पर है, 135.81 मिलियन पर्यटक है। यानी अगर घरेलू पर्यटकों की बात किया 2022 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश नंबर 1 है जहाँ पर घरेलू पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा आगमन हुआ है। दूसरा एक है विदेशी पर्यटन। विदेशी पर्यटन में 2015 से 2022 तक का आंकड़ा है कि भारत जो विदेशी पर्यटक भारत में आए हैं उसकी बात हो रही है। विदेशी पर्यटन जो भारत में हो 2015 से 2022 के आंकड़े हैं, तो 2015 में 8.03 मिलियन पर्यटक भारत आए, 2016 में 8.80 मिलियन पर्यटक भारत में आए, 2017 में 10.4 मिलियन पर्यटक भारत, यानी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में 10.56 मिलियन पर्यटक भारत आए, 2017 में 10.93 पर्यटक भारत आए। ये 2019 में 10.93 पर्यटक भारत आए। 2020 में हम जानते हैं कि कोविड हो गया था, 2.74 अचानक इसलिए कम हुए। 2021 में भी कोविड का प्रभाव था, तो 1.52 मिलियन पर्यटक भारत आए। फिर 2022 में देखिए वृद्धि हुई, 6.19 मिलियन पर्यटक भारत आए और लगातार इसमें वृद्धि
हो रही है। इस साल भी लगभग बहुत तेज़ी से जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार काफ़ी मात्रा में पर्यटक आ चुके हैं। भारतीयों ने जो विदेश यात्रा की उनकी अगर बात की जाए तो 2023 में 84.6 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए। 2023 में 84.7 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए। 2022 में 21.9 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए। 2022 में 21.9 मिलियन भारतीय यात्रा पर गए विदेश यात्रा पर। 2021 में 8.55 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए और 2020 में 7.29 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए। 2019 में 26.92 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए। 2018 में 26.30 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए और 2017 में 23.94 मिलियन भारतीय विदेश यात्रा पर गए। तो ये 21 में इस तरह से आंकड़े आप देखेंगे 7.29 8.55 हुए, क्योंकि यहाँ पर कोविड का इफेक्ट था। बाकी 22 में 21.9 हो गया, यहाँ 84.7 मिलियन भारतीय, यानी छूटने के बाद या कोविड के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद लोग 84.7 मिलियन लोग विदेश यात्रा पर भारतीय जो है पर्यटन के दृष्टि से विदेश यात्रा पर गए। तो ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुछ आंकड़े जैसे ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू हुई है और कितने करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है, कितने गुना 9 वर्ष में कितने गुना विद्युत हमारा उत्पादन बढ़ा है, क्षमता कितनी है, किस विद्युत जैसे उष्मीय विद्युत, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, आणविक कितना परसेंटेज है, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद भारत में उत्पादित क्षमता, संस्थापित क्षमता कितनी है, जैसे पवन ऊर्जा की कितनी गीगावाट है, सौर ऊर्जा कितनी गीगावाट है, बायोमास कितनी है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि घरेलू पर्यटकों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं, घरेलू पर्यटक किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आए हैं, और विदेशी पर्यटन की स्थिति क्या है, कितने मिलियन पर्यटक 2022 में आए हैं। तो इस तरह से कुछ आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं जो लगातार पूछे जा सकते हैं, कितने मिलियन लोग विदेश यात्रा पर गए हैं भारतीय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब ये ऐसे आंकड़े हैं जो अगर आप एक बार हर बार पूछे जाते हैं, इसको आपका अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।